मॉनसून के साथ आसमान से ऐसी आफत बरसी की पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार मच गया। बारिश की वजह से शहर नदियों जैसे दिखे, जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिसकी एक तस्वीर चंडीगढ़ के डेरा बस्सी इलाके से सामने आई, जहां गुलमोहर सोसाइटी पानी में डूबी नजर आई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो इमारतों को पानी के ऊपर बनाया गया हो। पार्किंग से लेकर ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब गए और पहली मंजिल भी करीब करीब डूबने की कगार पर नजर आई। हालात ऐसे हो गए कि सोसाइटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन को नावों और ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन डेरा बस्सी यहाँ पूरा डूब चुका है, गाड़ियां तैर रही हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट मंगवाई गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी से भरी सड़कों पर खड़ी कारें भी डूब गईं, जिसकी वजह से सिर्फ उनकी छतें ही नजर आईं। ये फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया। बारिश की वजह से सैलाब की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी सामने आई, जहां व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात बेकाबू हो गए और नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान वहां खड़ी एक कार पानी के बहाव में फंसकर बह गई। नदी के किनारे कटान होने की वजह से पहले कार का अगला हिस्सा नदी में गिरा और फिर पूरी की पूरी कार पानी के बहाव में बहती चली गई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो वो कार नहीं बल्कि कोई नाव हो। वहीं मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पुल तक पहुंचता दिखा, जबकि कई छोटे मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब गए। वहीं घाट के किनारे मौजूद प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर भी पानी में पूरी तरह से डूब गया। एक तरफ तो भारी बारिश हो रही है और दूसरी तरफ पंडोह डैम का पानी भी पिछले कल से रात से छोड़ा जा रहा था। आप देख सकते हैं ब्यास नदी किस तरह से उफान पर है। बताया गया कि पंडोह बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बताया गया कि पंडोह बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से बांध के दरवाजों को खोलना पड़ा, जिससे बांध का पानी सीधे पंडोह और बरोट बाजार इलाके में भर गया और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोगों के घर पहली मंजिल तक डूबे नजर आए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर फंसे हुए करीब 20 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। मंडी के लोगों के मुताबिक करीब 25 साल पहले उन्होंने व्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा देखा था। मंडी में जो ब्यास नदी आप देख ही रहे हैं कि अभी जो हाई फ्लड लेवल जो आज से 25 साल पहले आया था उससे तो कम है, लेकिन जान माल के नुकसान के लिए ये जो फ्लड का स्तर अभी भी है ये भी बहुत घातक है। वहीं लगातार बारिश की वजह से लोगों की कई परेशानियां और बढ़ गई कि लगातार भारी बारिश से कई जगह जो है लैंडस्लाइड हुए हैं, सड़कें प्रभावित हुई। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बिजली की बात करते हैं तो बिजली भी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में कई स्थानों पर गुल है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन और भारी बारिश होगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी नदी का बढ़ा जलस्तर मुसीबत का सबब बन गया। उफान पर आई नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया, जो अपने साथ सड़क के कई हिस्सों को बहाता ले गया, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा और इसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। तस्वीरों में दिखा कि उफान पर आई नदी काफी तेज रफ्तार में बह रही थी और उसका जलस्तर इतना बढ़ गया था कि जो किनारों को तोड़ता हुआ हाईवे तक जा पहुंचा और फिर अपने साथ सड़क के कई बड़े हिस्सों को बहाता ले गया। वहीं कुल्लू से भी जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कुल्लू में भी नदी के किनारे बसे इलाके पानी में डूबे नजर आए। इस दौरान ब्यास नदी का पानी भी काफी तेज रफ्तार में बहता दिखाई दिया। बताया गया कि ये बस्ती कुल्लू बस स्टैंड के करीब है, जहां झुग्गियों में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। वहीं कुल्लू में नदी किनारे बना मोक्षधाम भी पानी की चपेट में आ गया। बताया गया कि पानी भरने से वहां इमारत को काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से कुछ और ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें कुदरत ने अपनी ताकत का एक बार फिर से एहसास करा दिया। तस्वीरें ब्यास नदी की तेज रफ्तार की थी, जहां कुछ कारों पर ऐसा जल प्रहार हुआ कि वो अपने साथ वहां खड़ी कारों को तिनके की तरह बहाता ले गया। वहां करीब 10 से 12 कारें नदी के किनारे की सड़क पर पार्क की गई थी, लेकिन ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी किनारे तक पहुंच गया और फिर एक एक कार को वो अपने साथ बहाता ले गया।
गए। इस दौरान पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार पानी में नाव की तरह बहती चली गई। दूसरे वहीं मनाली में नदी किनारे मौजूद एक बाजार की कुछ दुकानें भी ब्यास नदी के पानी में समा गईं। नदी तो उतनी है ही नहीं। बताया गया कि दुकानों के साथ वहीं एक बैंक का एटीएम भी ब्यास नदी में बह गया। उफनता हुआ किस तरीके से इस इलाके को नुकसान पहुंचा रहा आप देख सकते हैं। इसके साथ 4 से 5 दुकानें थी, वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां मौजूद दूसरी दुकानों को खाली करवा दिया। कश्मीर में खराब मौसम की वजह से 3 दिन से रुकी अमरनाथ यात्रा को पहलगाम रूट पर दोबारा शुरू कर दिया गया। ये यात्री पहलगाम में 2 दिनों से फंसे हुए थे, लेकिन जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो प्रशासन ने पहलगाम से यात्रियों के जत्थे को यात्रा पर रवाना कर दिया। इन यात्रियों को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में नुनवान बेस कैंप से अमरनाथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत दी गई। हालांकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के लगातार तीसरे दिन भी बंद रहने की वजह से जम्मू में रुके तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इससे श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने दावा किया कि वो बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। वो चाहे 2 दिन हो या 10 दिन हो, जितने दिन भी रोकना पड़ेगा हम लोग रुकेंगे, बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। इस बीच ये भी खबर है कि तेज बारिश की वजह से रामबन में करीब 6000 अमरनाथ यात्री फंसे थे। वहीं पवित्र अमरनाथ गुफा के पास एक बार फिर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वहां आसपास के इलाके में दूर तक बर्फ फैली नजर आई। पहाड़ी इलाकों के साथ ही बर्बादी की तस्वीरें मैदानी इलाकों से भी सामने आई। उत्तर भारत के 8 राज्यों में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की। इस बीच राजस्थान का सीकर बारिश से पानी पानी हो गया। सड़कें तालाब बन गईं और कमर तक पानी भर गया। पूरा का पूरा शहर एक टापू की तरह नजर आया। इस दौरान जो गाड़ियां निकलीं वो भी बंद होकर सड़क के बीचों बीच फंस गईं, जिसके बाद कुछ लोग कार को धक्का लगाकर उसे किनारे तक पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं सड़क पर एक बाइक सवार भी फंसा नजर आया, जो बाइक को वहां से निकालने की कोशिश करता दिखा। वहीं जो लोग पैदल निकले वो भी कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। सीकर में बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि पूरे शहर में कई फीट तक पानी भर गया। इस दौरान मकान, दुकान सब पानी में डूबे नजर आए। इमारतों की पहली मंजिल तो पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। वहीं मकान के अंदर पानी भरने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। हालात ये हो गए कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा नजर आया। राजधानी दिल्ली में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारी बारिश की वजह से केजरीवाल का पेरिस मॉडल पानी में तैरता नजर आया। और भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो गईं। गाड़ियों के पहिए थम गए और जाम से दिल्ली बेहाल हो गई। हर साल क्या एनएमसी के यही हाल है। हर साल घूमने आता हमेशा इस वाटर प्रूफ पानी हमारे भरा रहता है। सबसे ज्यादा मुसीबत छोटी गाड़ियों और ठेली पटरी वालों को हुई। बड़ी गाड़ी में जो भी आ रहा था उन पर पानी उड़ाता जा रहा था। और हालात ऐसे बने कि राजधानी में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली के वीआईपी एरिया कहे जाने वाले प्रगति मैदान की हैं। ये वो इलाका है जहां से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और संसद है। लेकिन कुछ ही देर की बारिश ने कैसे इस पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया, आप देख सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी में भारी बारिश की वजह से सेक्टर 23-24 की रेड लाइट के पास सड़क धंस गई। सड़क धंसने से यहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें बड़ी से बड़ी गाड़ी भी समा जाए। और बारिश के बाद हादसे की एक तस्वीर सीलमपुर से भी सामने आई। यहां बारिश की वजह से एक घर का छज्जा गिर गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए।
निकाला था ना सारा, हमने निकाला। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश जानलेवा भी साबित हो रही है। बीते कुछ घंटों में भारी बारिश की वजह से 3 राज्यों में 13 लोगों की मौत होने की खबर है। भारी बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम के इंतजामों की भी पोल खोल दी, जिसकी वजह जुलाई महीने में बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूटना रहा। बताया गया कि दिल्ली में 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2013 में दिल्ली में 123.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गाजियाबाद में नगर निगम आयुक्त नितिन गौड़ के आवास पर पानी भर गया और इस तस्वीर ने पूरे शहर में व्यवस्थाओं की कलई खोलकर रख दी, क्योंकि जिन कंधों पर शहर की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज उन्हीं निगम आयुक्त के घर में बारिश के पानी ने घुसकर सारी पोल पट्टी खोल दी। वहीं मूसलाधार बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम समंदर में तब्दील हो गया। गुरुग्राम की हालत ऐसी हो गई कि साइबर सिटी स्विमिंग सिटी में नजर आने लगी। और गुरुग्राम के सेक्टर 50 में पानी से लबालब सड़क पर एक कार फंस गई। गड्ढे में फंसी कार को निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली एनसीआर के इस शहर का सारा गुमान धो डाला। तरक्की के तमाम दावे इस शहर की सड़कों पर पानी में डुबकी लगा गए। गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन का नजारा तो और भी भयावह था। यहाँ जहाँ तक नजर डालो पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिसमें गाड़ियां डूबी थीं और पुलिस स्टेशन पानी में मानो तैर रहा था। गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन के पास पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि यहाँ सड़क पार कर रही एक महिला गिर गई। ऐसा नहीं था कि गुरुग्राम में आज अचानक बादल फटे, लेकिन यहां सब कुछ पानी पानी था। इसकी चेतावनी प्रशासन ने पहले ही दी थी, लेकिन प्रशासन तमाशबीन बना रहा है। वो आंसू निकाल रहा है। सुबह हुई तेज बारिश के बाद मेदांता से सिविल लाइन जाने वाला अंडरपास ऊपर तक पानी से भर गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर, जहाँ देख सकते हैं कि न केवल सड़कों पर पानी बल्कि अंडरपास के अंदर भी पानी भरा हुआ है। सुभाष चौक फ्लाईओवर के नीचे हालात और भी ज्यादा खराब थे। यहाँ सड़क पर लबालब पानी भरा था, जिसमें एक कार बंद पड़ गई। कुछ ही दूरी पर एक और कार दिखी जो पानी में तैर रही थी। आधी कार तक पानी भर गया था। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में बारिश लगातार हो रही है, लेकिन पानी है कि निकलता ही नहीं। गुरुग्राम में लगभग 3/4 सड़क पर पानी का कब्जा है। और जिस दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, वहां गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। लोग घर से निकल तो आए, लेकिन मंजिल तक कब पहुंचेंगे उन्हें खुद नहीं मालूम था। सड़कों पर सैलाब इतना ज्यादा था कि गुरुग्राम से दिल्ली तक पहुंचने में 4 घंटे लग रहे थे। अरे सर, बहुत बुरा हाल है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। इधर रास्ते में पूरी गाड़ी जाम है। गुरुग्राम में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन जलभराव ने आज कामकाज को रोक दिया। नरसिंहपुर चौक में सुबह दफ्तर को निकले कई लोगों की गाड़ियां रास्ते में ही बंद पड़ गईं। यहाँ सड़क पर इतना ज्यादा पानी था कि कई बच्चे तो स्विमिंग करते नजर आए और बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश भारी बारिश और सैलाब का कहर झेल रहे हैं। पड़ोसी देश चीन में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कुदरत के प्रचंड प्रहार के आगे चीन बेबस नजर आ रहा है। आसमान से आफत बरसी तो शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। चीन के हुबेई प्रांत की तस्वीरें देखिए। बारिश के बीच यहां सड़क बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन तभी यहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग मलबे में दब गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, वहीं 9 लोग अब भी लापता हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालातों को देखते हुए स्थानीय मौसम विभाग ने बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया है। ब्लू अलर्ट उन शहरों के लिए है जहां आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। देश में हो रही भारी बारिश का सीधा असर रेल सेवा पर पड़ रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक बारिश की वजह से आज 20 ट्रेनें प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने के बाद मिट्टी और मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया है। जम्मू के रियासी में लैंडस्लाइड की वजह से भीषण हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के कारण एक डंपर ट्रक सड़क किनारे फंस गया। वहीं उसी वक्त सड़क का एक हिस्सा धंसा और ट्रक सीधे खाई में गिर गया।
गनीमत रही कि ट्रक का ड्राइवर समय रहते ट्रक से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एनडीआरएफ ने व्यास नदी में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू किया। नदी के बहाव में फंसे बाकी लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सीएम केजरीवाल के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आज जलभराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तिलक ब्रिज अंडरपास और आईटीओ पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान भड़की हिंसा का दौर जारी है। आज भी राज्य के कई जिलों से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। हिंसा और उपद्रव की पहली तस्वीर सामने आई उत्तरी दिनाजपुर से, जहां के बेलोन गांव में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। ये उत्पात काफी देर तक चलता रहा, लेकिन मौके पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। उधर मिंदापुर में भी हिंसा जारी रही। यहाँ हिंसा का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने आगजनी भी की। पुलिस ने पहले तो उपद्रवियों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। जब कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार दक्षिण दिनाजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित हजरतपुर गांव का दौरा किया और पीड़ितों का हालचाल जाना। बीजेपी नेता ने हिंसा प्रभावितों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था जिनके अपने हिंसा का शिकार बन गए। इस बीच सुकांता मजूमदार की मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उधर मुर्शिदाबाद में हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मुर्शिदाबाद में ही पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए गए बैलेट बॉक्स गड्ढे में पड़े मिले। इस तस्वीर ने पंचायत चुनाव के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल दी। दरअसल कल पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल दिन भर हिंसा की आग में जलता रहा। यह सिलसिला वोटिंग खत्म होने के बाद भी जारी रहा और कई जगह से हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आईं। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद गाड़ी धूं-धूं कर जलने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुर्शिदाबाद में ही शमशेरगंज के हीरानंदपुर में चुनाव के अगले ही दिन निर्दलीय और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बमबारी होती रही, जिसकी आवाजें साफ साफ सुनाई दी। दोनों पक्षों के बीच बमबाजी के साथ साथ ईंट पत्थर भी चले। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर बीरभूम में देर रात सीपीएम उम्मीदवार के परिवार वालों ने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने सीपीएम उम्मीदवार के पति का अपहरण कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने आगजनी करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण काफी देर तक सड़क जाम रही। इस बीच शनिवार को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई। दक्षिण 24 परगना में चुनाव के बाद हुई हिंसा में आज एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। दरअसल पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई। इस दौरान गोली चली, बम चले, आगजनी भी की गई और बूथ लूटे गए। यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स तक लूट लिए गए। ज्यादातर जगहों पर हिंसा का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। दिन भर उपद्रवी कानून व्यवस्था को चुनौती देते दिखे। हाईकोर्ट ने संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था, फिर भी जगह जगह मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई। आरोप लगा कि कई मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की गई। इस पर बीएसएफ के डीआईजी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बीएसएफ को संवेदनशील पोलिंग बूथ की जानकारी नहीं दी। हमारी डिप्लॉयमेंट जैसे जहां पे उन्होंने बताया है वहां पे हमने की है, और जहां पे उन्होंने बताया है हमने डिप्लॉयमेंट की है वहां हम कामयाब रहे हैं। वहां पे जो पोलिंग है बढ़िया तरीके से हुई है, वहां से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये जानकारी देने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में फर्जी वोटिंग की कई शिकायतें सामने आईं, जब बनार हाट ब्लॉक के एक बूथ पर ऐसी ही घटना को कवर करने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे 9 पत्रकार घायल हो गए। दरअसल पत्रकारों को खबर मिली थी कि धूपगुड़ी के नाथुआ इलाके में टीएमसी के समर्थकों ने एक बूथ पर कब्जा कर लिया है।
जिसके बाद पत्रकारों का समूह मौके पर पहुंच गया। इसके बाद जब पत्रकारों ने बूथ कैप्चरिंग की तस्वीर लेने की कोशिश की तो करीब 40 से 50 उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस दौरान पत्रकारों को कई किलोमीटर तक दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा गया, उनके मोबाइल तक छीन लिए गए। उपद्रवियों के हमले में एक महिला पत्रकार समेत 9 पत्रकार घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। खबर सुनकर जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घायल पत्रकारों का हालचाल लिया और कहा कि वो इस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को देंगे। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। बीजेपी ने हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि जानबूझकर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सवाल किया कि उपद्रवियों के पास अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद कहां से आ गए। इतना आर्म्स एमुनिशन बंगाल में आया, मॉडर्न बुलेट यूज किया, ज्यादातर डेथ ड्यू टू बुलेट इंजरी हुआ। ये कौन भेजा, इसका फंडिंग कौन किया? ये देश विरोधी ताकत है, इसलिए इसको एनआईए होना चाहिए। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। इतना गरीब लोग का डेथ आज हो गया, इतना पुअर पीपल का, उसका पुलिस का एक्टिविटीज क्या था, किस लिए इसको डेथ हुआ, ब्रूटली किल हुआ, उसका भी जांच सीबीआई को करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा पर भी ममता सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। देश में औसत सैलरी के मामले में कौन कौन से राज्य आगे हैं, आप शायद इसका ठीक अनुमान नहीं लगा पाए। स्टैटिस्टा ने जो डेटा जारी किया है वो आपको हैरान कर सकता है। इसके मुताबिक देश में औसत सैलरी के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में एवरेज मंथली सैलरी 20,730 रुपए रही, जबकि 20,210 रुपए की एवरेज सैलरी के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर रहा। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र एवरेज सैलरी के मामले में तीसरे नंबर पर रहा, क्योंकि 2022 में महाराष्ट्र में औसत सैलरी 20,110 रुपए रही और बिहार 19,960 रुपए की एवरेज सैलरी के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश 19,740 रुपए की एवरेज सैलरी के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सालाना औसत सैलरी 18,91,085 रुपए है और जहां तक दुनिया में एवरेज मंथली सैलरी की बात है तो यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड के लोग की एवरेज मंथली सैलरी $6,187 यानी कि 5,11,142 रुपए है। चंडीगढ़ की एक सोसाइटी में पानी भरने के बाद लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू किया गया। चंडीगढ़ की गुलमोहर सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि सोसाइटी के अंदर नाव चलाकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी के तट पर बना पंचवक्त महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में बहने से 2 जवानों की मौत हो गई। गश्त के दौरान दोनों जवान उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। निचले इलाकों में बारिश तो वहीं उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लद्दाख के कारगिल में बर्फबारी के बाद कई पर्यटक फंस गए। सड़कों पर बर्फ जमी हुई है और गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। बिहार में चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन कर सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2024 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इसलिए आज पटना में पार्टी दफ्तर में चिराग पासवान ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की। पार्टी ने चिराग पासवान को सर्वसम्मति से गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया। जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। चिराग पासवान ने बीजेपी से गठबंधन का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इशारा साफ दे दिया। समय समय पर रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है।
चिराग पासवान पार्टी की बैठक खत्म करके दिल्ली रवाना हो गए। भले ही चिराग पासवान बीजेपी से गठबंधन के औपचारिक ऐलान से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चिराग पासवान और बीजेपी में सब सेट हो चुका है और चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की कैबिनेट से विदाई हो सकती है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अश्विनी चौबे को भी हटाया जा सकता है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पटना में चिराग पासवान से उनके घर जाकर मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें खुद चिराग पासवान ने ट्वीट कर सार्वजनिक की। चिराग से बैठक के बाद नित्यानंद ने जो कुछ कहा उससे साफ था कि सब कुछ तय हो चुका है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के कयासों के बीच पिछले दिनों केंद्र सरकार ने चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी की कर दी थी। रूस यूक्रेन युद्ध को 500 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त यूक्रेन के बखमुत शहर में भीषण जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना ने जंग का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन के 3rd असॉल्ट ब्रिगेड के सैनिक रूसी ठिकानों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि शुक्रवार को उसकी सेना ने बखमुत को घेर लिया है और उसके सैनिक बखमुत के करीब कई किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। हमला करने से पहले यूक्रेनी कमांडर अपने जवानों को आदेश देता है, जो कोई सामने आए खत्म कर दो। इसके बाद सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से उस जगह पहुंचते हैं जहां रूसी सैनिकों ने अपनी मोर्चेबंदी की थी। वहां पहुंचते ही यूक्रेनी सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। 10 महीने की भीषण जंग के बाद इसी साल मई महीने में वैगनर ग्रुप ने बखमुत पर कब्जा किया था, लेकिन पुतिन से अनबन के बाद वैगनर ग्रुप ने बखमुत शहर छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि उसके बाद से रूस ने वहां कमजोर सेना तैनात की है। इसीलिए यूक्रेन के सैनिक चुन चुनकर रूसी ठिकानों को खोजकर हमला कर रहे हैं। इस दौरान यूक्रेनी सैनिकों को एक रूसी बंकर दिखाई दिया। उन्होंने सबसे पहले बंकर पर एक हैंड ग्रेनेड से हमला किया। बंकर पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद एक सैनिक बंकर का पर्दा उठाता है और दूसरा सैनिक बंकर के अंदर दनादन गोलियां दागने लगता है, लेकिन अंदर कोई भी रूसी सैनिक नहीं था। इस दौरान रूसी सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग होती है और यूक्रेनी सैनिक भागने लगते हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अपने 5 कैदियों को छुड़ाकर यूक्रेन वापस ले आए हैं। इन 5 सैन्य कमांडर्स कैदियों को रूस ने पकड़कर तुर्की भेज दिया था। ये वो कमांडर हैं जो पिछले साल मई में मरियुपोल पोर्ट की रक्षा कर रहे थे। इन तस्वीरों को याद कीजिए, ये तस्वीरें मई 2022 की हैं। शायद इन तस्वीरों को आपने पहले नहीं देखा होगा। भीषण जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर मरियुपोल पर कब्जा कर लिया था। मरियुपोल में एक स्टील प्लांट में बनाए गए बंकर में यूक्रेन के ये सैनिक और कमांडर लगातार रूसी सैनिकों से लोहा ले रहे थे। आखिरी वक्त तक उन्होंने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन मरियुपोल पर रूसी कब्जे के बाद उन्होंने रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था। यूक्रेनी कमांडर्स के सरेंडर की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। सरेंडर करने वाले कमांडर्स 4 महीने तक रूस के कब्जे में थे। पिछले साल कैदियों की अदला बदली के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन आदान प्रदान की शर्तों के मुताबिक उन्हें तुर्की में तब तक रहना था जब तक कि जंग न खत्म हो जाए। लेकिन अब तुर्की की मध्यस्थता के बाद इन कमांडर्स को यूक्रेन को सौंप दिया गया। उन्हें लेने खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तुर्की की राजधानी अंकारा गए। Також я вдячний турецькій стороні, особисто президенту Ердогану, за допомогу у звільненні наших людей. यूक्रेन लौटने के बाद राजधानी कीव में भी कमांडर्स के स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। करीब 1 साल की जुदाई के बाद घर लौटने पर कमांडर्स को उनके परिजनों ने गले लगा लिया।
इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ राजधानी तेल अवीव में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। शनिवार को लाखों लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने हाथों में इजराइल का झंडा लिया हुआ था। लोकतंत्र के गीत गा रहे थे। लगातार 27वें हफ्ते नेतन्याहू सरकार के विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। विरोधियों का आरोप है कि इस बिल के कानून बनने से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित हो जाएंगी और नेतन्याहू सरकार निरंकुश हो जाएगी। Government is continuing to drag us into chaotic state. Unfortunately, we don't know, no one knows what will happen this week in Israel, but clearly things will not be as usual. We came to protest the last 27 weeks. We are here every week, the same spot. महिलाओं ने लाल गाउन और सफेद टोपी पहनकर विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि इस कानून से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही होगा। इजराइल में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़पें भी हुई। ये तब हुआ जब प्रदर्शनकारी राजधानी तेल अवीव में मुख्य हाईवे आयलोन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ पकड़कर पीछे धकेल दिया। प्रदर्शनकारियों के मूवमेंट को रोकने के लिए पुलिस ने गाड़ियों से रोड को ब्लॉक कर दिया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछे धकेल दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस के घुड़सवारों ने रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले मार्च में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे। भारी विरोध के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बिल को नरम करने की बात की थी और बिल के एक अहम प्रावधान को बेंजामिन नेतन्याहू ने हटा भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद विवादित न्यायिक सुधारों पर गतिरोध खत्म होने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। नेतन्याहू सरकार ने कहा था कि नया बिल पिछले बिल के मुकाबले काफी हल्का होगा। पिछले बिल में सुप्रीम कोर्ट की सरकार के खिलाफ आदेश देने की शक्तियों को खत्म करने का प्रावधान था। लेकिन विरोधियों का कहना है कि बिल में बदलाव के बावजूद भ्रष्टाचार के द्वार खुले रहेंगे। प्रस्तावित न्यायिक बदलाव ने इजराइल के लोकतंत्र पर पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ा दी है और निवेशकों को भी डरा दिया है। आलोचक इसे नेतन्याहू द्वारा अदालत की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुकदमा चल रहा है, जिससे वो इनकार करते रहे हैं। नौकरी हो या अपना कारोबार हो, इंसान काम के बीच में छुट्टियां तो लेता ही है। लेकिन ये बात अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली मेल्बा मेबेन पर लागू नहीं होती, क्योंकि 90 साल की मेल्बा मेबेन ने 74 साल की नौकरी में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। मेल्बा अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर चेन डिलार्ट्स में 74 साल तक नौकरी करने के बाद कुछ दिन पहले ही रिटायर हुई हैं। 1949 में जब मेल्बा ने नौकरी शुरू की थी तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। उस वक्त मेल्बा ने लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर शुरुआत की थी और बाद में उन्होंने डिलार्ट्स के कई डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन उनकी पसंदीदा जगह कॉस्मेटिक्स सेक्शन ही थी। डिलार्ट्स ने अपनी सबसे पुरानी और वफादार एम्प्लॉय को शानदार विदाई दी, जिसमें कंपनी के मालिक और अधिकारी भी शामिल हुए। की मौत हो गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक छोटा पैसेंजर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धुंध के चलते प्लेन का पायलट रनवे को नहीं देख सका और रनवे से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रैलियां कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने लास वेगास में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से समर्थन मांगा। सूडान में गृह युद्ध ने तबाही मचा रखी है। शनिवार को राजधानी खार्तूम के पास एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। पैरा मिलिट्री फोर्स आरएसएफ ने सूडान मिलिट्री फोर्स को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल पर मतदान से पहले देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार देश के न्यायालयों को खत्म करने की कोशिश कर रही है।
रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रंग बदल दिया है। इसके अलावा यात्रियों और विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर वंदे भारत ट्रेन में सुविधा के लिहाज से 25 छोटे छोटे बदलाव भी किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ब्लू की जगह अब केसरिया रंग की होगी। देश भर में अभी 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, जबकि 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रिजर्व में रखा गया है। 28वीं ट्रेन को ट्रायल बेसिस पर केसरिया रंग दिया गया है और मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट होने की वजह से यह बदलाव तिरंगे के रंग से प्रेरित है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन में सुविधा के हिसाब से 25 छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं और सीट में बेहतर कुशन लगाने के साथ साथ उसका एंगल भी ठीक किया गया है। साथ ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स तक यात्रियों की पहुंच बेहतर की गई है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव चेयर कार में फुल रेस्ट बढ़ाया गया है। बताया गया कि वॉश बेसिन की गहराई भी बढ़ा दी गई है, जिससे पानी के छींटे ना पड़े और टॉयलेट्स में बेहतर लाइटिंग के साथ ही रीडिंग लाइट में भी सुधार किया गया है। टीपी दफ्तर में सजा। दरअसल 7 जुलाई को बाबा के कथा कार्यक्रम के समापन के बाद पुलिस अधिकारी उन्हें पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दफ्तर ले गए। यहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी उनके सामने नतमस्तक नजर आए। असम के करीमगंज जिले में एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। तस्करों ने ट्रक के नीचे खुफिया चेंबर बनाकर ड्रग्स को छिपा रखा था। झारखंड के चतरा जिले में बायोडीजल से भरे टैंकर के पलटने के बाद स्थानीय लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को खदेड़ा। वाराणसी में टमाटर चोरी और लूट होने के डर से एक दुकानदार ने सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी पर रख लिया है। दुकानदार का कहना है कि टमाटर महंगे हैं, लोग टमाटर लूट रहे हैं, ऐसे में उसने ये तैयारी की है। पाकिस्तान के पंजाब में एक वैन में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से पूरी वैन जलकर खाक हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 लोग तो एक ही परिवार के हैं। एक महिला, उसकी बेटी और 2 पोतियों की जलकर मौत हो गई। हादसा पंजाब के सरगोधा जिले में हुआ। हादसा तब हुआ जब वैन में एलपीजी सिलेंडर में लीकेज हो गया। लीकेज की वजह से सिलेंडर फट गया और वैन में आग लग गई। धमाके के बाद महज कुछ ही सेकंड्स में ये वैन आग का गोला बन गई और जब तक वैन में बैठे कुछ लोग कुछ समझ पाते और बाहर आ पाते, तब तक वो बुरी तरह से जल चुके थे। 5 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 8 लोग घायल भी हुए हैं। ब्राजील की नदियों में इन दिनों जहरीला झाग दिखने लगा है। अधिकारियों के मुताबिक कई बड़ी कंपनियां कचरे और खराब केमिकल को नदी में छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरें ब्राजील के साओ पाउलो शहर की टिएट नदी की हैं, जिसका हाल नाले से भी बदतर हो गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कई बड़ी कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते हुए कचरे और खराब केमिकल को नदी में छोड़ रही हैं, जिसके चलते नदी में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ गई है। इस फॉस्फेट की वजह से ही अब नदी में जहरीला झाग बन रहा है। पानी में घुले जहर की वजह से जनजीवन तबाह हो रहा है। कई मछलियों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में यहां जल प्रदूषण का स्तर खराब था, लेकिन 2022 और 2023 में हालात बद से बदतर हो गए हैं। 2021 की तुलना में 2022 में टिएट नदी का प्रदूषण स्तर 40% बढ़ गया है।